गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो +2 अकाउंटेंसी में जो कर रहे हैं, टॉपिक हमारा रहेगा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या डिफरेंस है, तभी तो हम सोचेंगे कि कौन सी कंपनी खोले। या हम नहीं खोल सकते, किसी को राय देना हो तो तभी तो हम दे पाएंगे। और दूसरा, हम आज टाइप्स ऑफ शेयर्स कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। ओके, हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा। एक भ्रम दूर कर लें कि प्राइवेट कंपनी तो लोग बना सकते हैं और पब्लिक कंपनी क्या सरकार बनाती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आम जनता प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है, पब्लिक भी बना सकती है। फिर दोनों में अंतर क्या है? और मुझे कौन सी कंपनी बनानी चाहिए? जब मैं प्राइवेट भी बना सकता हूँ, पब्लिक कंपनी बना सकता हूँ, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी बनानी है। देखिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस। अंतर का आधार, ये आपको जब भी कभी कोई डिफरेंसेस करें तो पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखें, उसके बाद उनके बारे में लिखें। नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें मिनिमम 2 मेंबर। अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है, 2 आदमियों से भी काम चल सकता है, बिल्कुल। और जो इसमें मैक्सिमम है 200। अगर मैं ओल्ड एक्ट में बात करूं, इन ओल्ड एक्ट, तो उसमें 50 था, 50 मेंबर बनाए जा सकते। लेकिन अब तो इसकी जरूरत नहीं रही, अब तो आपको 200 याद करना है। लेकिन 200 में किसको छोड़कर? कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय मेंबर। जो एम्प्लॉय भी हैं और कर्मचारी भी हैं, उनको छोड़कर, चाहे वो वर्तमान में है चाहे आगे रहें और कर्मचारी ना रहें, ये हम करवा चुके। आपको तो मेन ये याद रखना है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिकतम 200 सदस्य, जिसमें भूतपूर्व और कर्मचारी और सदस्य, कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर। इसमें कितने मेंबर चाहिए भाई? पब्लिक कंपनी खोलनी है तो इसमें जो मिनिमम है वो 7 है। 7 आदमी से नीचे पब्लिक कंपनी नहीं खुल सकती। और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं दी गई है। यानी इसमें 10 करोड़ 10 अरब जितने लोग हैं उतने मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो कितने ही बन सकते हैं इसमें मेंबर्स, नो लिमिट। नंबर 2, इनविटेशन टू पब्लिक। कौन सी कंपनी जनता को इनविटेशन देती है, आमंत्रित कर सकती है, उनसे शेयर्स के लिए कह सकती है, डिबेंचर्स के लिए कह सकती है, उनसे लोन ले सकती है पब्लिक से? प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती। जबकि पब्लिक कंपनी ले सकती है, लेती है नहीं। यही तो कुछ थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, कहते लेती है कहता है, जैसे मतलब एक कंपल्सन डाल रहे हो, धक्का डाल रहे हो कि करना ही करना है। ऐसा नहीं भाई। अगर मान लीजिए 7 आदमी तो चाहिए, और 7 मान लीजिए जानकार हैं, दोस्त हैं, और उन्होंने खोल दी, कोई भी खोल सकते हैं। पैसा उनके पास इतना है कि उन्हें जनता से पैसे की जरूरत नहीं है, तो कोई धक्के से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। पर पब्लिक कंपनी चाहे तो जनता से पैसा ले सकती है। ठीक है, तो थोड़ा शब्दों का फेर है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब, क्या ये शेयर्स आसानी से ट्रांसफर होते हैं? जब मैं चाहूं दूसरे को दे दूं। प्राइवेट कंपनी में प्रतिबंध है, इट इज रिस्ट्रिक्शन, देयर इज रिस्ट्रिक्शन है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रतिबंध है, कुछ शर्तों पर ही दिया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में प्रतिबंध है, पब्लिक कंपनी में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अपने शेयर किसी व्यक्ति को बेचे, पब्लिक में बेच सकता है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, पार्षद अंतर्नियम बनाना, पार्षद अंतर्नियम, अंतर्नियम, पार्षद अंतर्नियम बनाना, इसके लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है, यस, इसके लिए कंपल्सरी नहीं। प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपल्सरी है। मैंने बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था आपको कि पहले तो कानून का दायरा है, उसके अंदर मेरी कंपनी का दायरा है, उस कंपनी का दायरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से तय होता है, और उसके अंदर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, था ना। तो प्राइवेट कंपनी को मेमोरम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों को ही बनाना जरूरी है, प्राइवेट को ये भी बनाना जरूरी है, कंपल्सरी है। इसके लिए नहीं है, यहां पर शेड्यूल शेड्यूल 1 टेबल F, शेड्यूल 1 टेबल F can be exercised here। इनको तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, और ये चाहे तो बना सकते हैं, और ना बनाए तो शेड्यूल 1 टेबल F कैन बी एक्सरसाइज हेयर, यहां पर उसको लागू किया जा सकता है। सूचियां होती हैं बेटे कंपनी एक्ट में, टेबल शेड्यूल है, शेड्यूल 1 टेबल F है, तो उसके अंदर जो है उसमें आप क्या है कि इसको लागू, उसमें परफॉर्मा, क्योंकि सेट परफॉर्मा है, वो लागू कर सकते हैं, या अपना बना लीजिए। तो पब्लिक कंपनी को तो कहा गया है कि आप ना भी बनाओ तो भी हम चला देंगे, यानी फिर ये नियम लागू हो जाएंगे, लेकिन प्राइवेट को तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? जितने कम से कम मेंबर है उससे ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है। कम से कम 2 मेंबर हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नहीं कह रहा, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम का नहीं कहा है इसमें। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 है बेटा, वैसे तो मेंबर 7 हैं, पर 3 तो डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो प्राइवेट में कम से कम 2 मेंबर और 2 ही डायरेक्टर बन सकते हैं, पब्लिक में कम से कम 1 फालतू, 2 से 3 बनाने पड़ते हैं। स्टेटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, वैधानिक सभा बुलाना, क्या होती है वैधानिक सभा? जब कंपनी का निर्माण होता है, निर्माण के बाद उसे, प्राइवेट कंपनी है तो एक ही सर्टिफिकेट लेना बहुत है, पब्लिक को 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, वो भी बता देता हूं। पहला सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्यवसाय समामेलन का प्रमाण पत्र कि हमें ये कंपनी खुल गई है। देखिए घर बैठे तो कंपनी नहीं खुलती ना, आप जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास जाओगे कि सर हम कंपनी खोलना चाहते हैं। कंपनी रजिस्ट्रार कई कानूनी औपचारिकताएं पूरी करवाएंगे। वो पूरी करने के बाद यदि उन्हें लगता है कि हाँ आप सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट देंगे, लो जी आज से आपकी कंपनी का निर्माण हो गया, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़ो, आज से कंपनी का जन्म हुआ है। वही सर्टिफिकेट इनको भी लेना पड़ता है, लो जी आपकी कंपनी का जन्म हो गया। अदरवाइज इसके बिना कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी का जन्म हो गया? ये थोड़ा कि हमने जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसको एप्लीकेशन दी और हमने कहा लो जी हमारी कंपनी का निर्माण हो गया। नहीं भाई, पूरा प्रोसीजर चलता है, उसके बाद होता है। तो बेटा प्राइवेट कंपनी ये सर्टिफिकेट ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके बाद कोई चक्कर नहीं। लेकिन पब्लिक कंपनी को एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता है। वो क्या लेना पड़ता है? उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। पहला सर्टिफिकेट तो दोनों को लेना पड़ गया जन्म का, इसके बिना तो प्रूफ क्या है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो जन्म के बाद, क्योंकि ये जनता से पैसा इकट्ठा करती है ना, कर सकती है मतलब, तो ये पैसा इकट्ठा करती है तो उसमें भी समय लगता है। जिसका जन्म ना हो वो कैसे जनता में पैसे इकट्ठा कर लेगी? अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बहुत सारे फ्रॉड वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जी हमने कंपनी में एप्लीकेशन लगा रखी है रजिस्ट्रार के पास, आप हमें पैसा दीजिए, पैसा लेके और भाग जाएं, कंपनी खुले या ना खुले। नहीं जी, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, निर्माण होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप जनता से पैसा ले सकते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी ले सकती है। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि पब्लिक कंपनी जब वो पैसा भी ले लेगी, सामान खरीद लेगी और जो भी मशीन वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह खरीद लेगी, तब चालू करने का भी एक सर्टिफिकेट लेती है। सर हमने सारी औपचारिकता पूरी कर दी, अब प्लीज हमारे को काम चालू करने की इजाजत दे दो। व्यवसाय प्रारंभ करना, पहले व्यवसाय का जन्म था, व्यवसाय समामेलन था, अब व्यवसाय प्रारंभ करना है। तो जब ये दूसरा सर्टिफिकेट मिल जाए, देखिए पहले और दूसरे में फर्क हो जाता ना, पहला यहाँ मिला, दूसरे को मान लीजिए 4-5 महीने लगे, 2-4 महीने जो भी लगे, टाइम तो लगेगा। दूसरा जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कौन सा? व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके 6 महीने के अंदर, उसके बाद 6 महीने के अंदर पब्लिक कंपनी को जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, कंपल्सरी है, उसका नाम है स्टेटरी मीटिंग, वैधानिक सभा। वैसे तो हर साल बुलाई जाएगी मीटिंग, तो हर साल बुलाई जाएगी, पर हर सभा को, हर मीटिंग को स्टेटरी मीटिंग नहीं है, बाकी मीटिंग होंगी सालाना जर्नल मीटिंग, लेकिन पहली बार जब बुलाई जाएगी उसका नाम होगा स्टेटरी मीटिंग, और ये कंपल्सरी है बुलाना। तो ये कब बुलानी है? दूसरा सर्टिफिकेट मिलने के बाद। अभी दूसरा तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के 6 महीने के अंदर इसको ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और प्राइवेट में जनता का हित तो है ही नहीं, पैसा तो सारा खुद का ही है, तो सरकार भी कहती है ठीक है तुम्हारा पैसा तुम जानो, कोई बात नहीं, तुम्हें वैधानिक सभा बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहला सर्टिफिकेट लेते ही बेशक अपना काम चालू कर दो। तो ये लोग तो अपना काम चालू कर देते हैं, ठीक है, इसको जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद यूज ऑफ लिमिटेड वर्ड, लिमिटेड शब्द, ये जो कंपनी है ये अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी, पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी अपने नाम के पीछे सिर्फ एलटीडी लिखेगी, लिमिटेड शब्द लिखेगी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक की बहुत अच्छे अंतर हैं, हमें समझ भी आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके बेटे, चलिए अब हम करते हैं शेयर्स। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे चैप्टर का नाम भी है इश्यू ऑफ शेयर्स, तो हमें शेयर की जानकारी तो बहुत जरूरी है होनी, क्योंकि सारे चैप्टर में हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बार बार शेयर बोलेंगे, इसलिए पहले उसका ज्ञान होना चाहिए शेयर क्या होता है और शेयर कितने प्रकार का होता है। पहले हम शेयर्स की बात करते हैं। आप कैपिटल तो जानते ही होंगे, किसी भी व्यवसाय में
मालिक द्वारा जो लगाया गया धन होता है कैपिटल होता है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय या वर्थ कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, जो धन लगाता है मालिक, वो कैपिटल होता है। मान लेता हूं कि 5 करोड़ रुपए, ये हो गया लाख, हाँ ये 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ एक बिजनेस की कैपिटल है, ठीक है। 5 करोड़ रुपए कंपनियों का मामले में बात कर रहा हूं मैं। इस पैसे को आपने ये तो देखा था कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होते हैं मिनिमम और पब्लिक में होते हैं कम से कम 7, और ज्यादा तो कोई गिनती नहीं है। तो सवाल क्या होता है कि ये राशि, ये तो मैंने 5 करोड़ तो आज के जमाने में बहुत कम बताई, नहीं तो 5,000 करोड़ भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है। तो मान लेते हैं हम 5 करोड़ एक संस्था की राशि है, पूंजी है। अब ये पैसा मान लेता हूं कि किसी 1, 2 या 7 आदमियों के बस का लाना नहीं है। ये पैसा इतना ज्यादा है कि अकेले किसी के बस का देना संभव नहीं है। तो कंपनियों में क्या करते हैं, कंपनियों में इसी पूंजी के टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। हाँ, छोटे का मतलब कोई कहता है 100 रुपए का टुकड़ा ठीक है, कोई कहता है जी 100 तो बहुत बड़ा है और छोटा करो। अच्छा 50, नहीं और छोटा, 20, 10, 5, 2, 1 रुपया 50 पैसे, ये ठीक है। आप पनीर का टुकड़ा लाते हैं बड़ा सा और उसकी सब्जी बनाते हैं तो पूरा बड़ा ही टुकड़ा लगाते हैं या उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं? सीधी सी बात है, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे का मतलब क्या है यहाँ पर? अब कहीं पर तो आपको रुकना पड़ेगा ना, करते 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 कहीं छोटे का छोटा 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 चूरा कर दो। भाई ऐसा भी तो फायदा नहीं है ना, इतना छोटा कर दो कि वो खाने में ही ना आए ढंग से। तो इसी तरह से इतना छोटा टुकड़ा भी ना करें जो कि हमारे लिए समस्या बन जाए। तो क्या ठीक रहेगा? अमूमन कंपनियां 10 रुपए के टुकड़े को सही मानती है। मैंने ये नहीं कहा कि 10 का ही शेयर होता है ना, अमूमन 10 का शेयर माना जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा जो 10 का। ऐसा नहीं है कि 5 का नहीं हो सकता और 50 का नहीं हो सकता, ये कंपनी के ऊपर निर्भर है। तो कंपनी इस राशि को छोटे छोटे अंशों में बांट देती है, तो एक अंश को, एक टुकड़े को शेयर कहते हैं। यानी जो पूरी राशि है, पूरी पूंजी है, उसके एक छोटे से हिस्से को, जिसके और टुकड़े ना किए जाए। मैंने कहा ना, पनीर के टुकड़े तो आप इतने बड़े के पहले ये कर सकते हो, फिर और छोटे कर सकते हो, फिर और कर तो सकते, लेकिन कहीं तो रुकोगे कि नहीं इससे छोटा ठीक नहीं है। तो वही बात है, जो छोटे से छोटा अंश, सॉरी छोटे से छोटा टुकड़ा, अंश, जो कि पूंजी का अंश, जिसके और टुकड़े ना किए जाए, उसे हम शेयर कहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? देखिए, अगर हम 100 रुपए के ही टुकड़े रखें तो बेटा 100 का मतलब है 2 जीरो काट दो, चलो बीच की 2 हटा देता, वैसे तो 3 और 2 5, आपके 5 लाख अंश हो जाएंगे, 5 लाख शेयर्स, अंश। जब ये हो जाएगा, 2 जीरो कटेंगे तो 5 लाख शेयर, और एक आदमी को 100 रुपए देने पड़ेंगे, जो भी एक शेयर खरीदेगा 100 देना पड़ेगा। कंपनी चाहती है कि और छोटा टुकड़ा किया जाए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी पहुंचा जा सकते, कम से कम पूंजी वाले तक पहुंचा जा सकते, और बड़ी वाला तो इसमें आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी अक्सर 100 की बजाय मान लो 10 रुपए के टुकड़े करती है, तो इसके 50 लाख अंश हो जाएंगे। फिर ऐसे में 5 लाख अंश की बजाय कितने हो जाएंगे? 50 लाख अंश। एक ही जीरो तो कटेगी, तो 50 लाख शेयर हो जाएंगे। अब होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कहती है 10-10 रुपए दो। भाई एक शेयर 10 रुपए का है, आप बताइए कितने शेयर खरीदना चाहता है? कोई कहता है जी मुझे तो 20 शेयर दे दो, तो रुपए कितने भेजेगा वो? एक शेयर 10 रुपए का है और शेयर 20 मांग रहा है, या उल्टा कर लेते 20 शेयर एट द रेट ऑफ 10,
तो 200 रुपये भेज देगा। तो इसे कहते हैं शेयर, छोटे से छोटे टुकड़े को। ठीक है बेटा, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ राशि बहुत बड़ी होती है, रकम बहुत बड़ी होती है और उसको अकेले नहीं जुटाया जा सकता, या कुछ लोगों द्वारा नहीं तो जनता से लेने के लिए, जनता की मतलब जनता माने आम लोगों तक पहुंचने के लिए छोटे से छोटे अंश करती है, इसको शेयर कहते हैं। और एक शेयर खरीदो और एक शेयर के मालिक बन जाओ, एक मेंबर बन जाते हैं। एक आदमी कितने ही शेयर खरीद सकता है? ठीक है, तो ये बात होती है, आपके पास पूंजी होनी चाहिए। चले आगे। अच्छा जी, अब समझ में आ गया हमें शेयर्स के बारे में। तो जहां पर कंपनियों में बाकी पार्टनरशिप में पूंजी होती थी, उस पूंजी की बजाय उसको शेयर कैपिटल बोल देते, क्योंकि वो शेयरों से मिलकर बनी होती है। तो पहले हम शेयर की बात करें कि शेयर क्या होता है, बता दिया, शेयर छोटे से छोटे अंश को। अब दो तरह के शेयर होते हैं। पहले होता था एक ही, शुरू में जब कंपनियां चली होंगी तो शुरू में इक्विटी शेयर ही चला होगा। ये मैं अपने आधार पे कह रहा हूं, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वैसे समझा रहा हूं कि पहले रहा होगा इक्विटी शेयर, यानी शेयर, इक्विटी भी क्या शेयर ही रहा होगा। शेयर्स का क्या मामला है? जितने लोग शेयर खरीदेंगे सारे उसके मेंबर हो जाएंगे और उनको कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर को होल्ड करने वाला क्या हो गया? शेयर होल्डर। अच्छा जी, ठीक है, शेयर होल्डर बन गए आप सब। कंपनी को अगर 1 साल के बाद मुनाफा होता है और उसके डायरेक्टर्स वो सोचते हैं कि सब शेयर होल्डर को मुनाफा दे दो, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। हिंदी में कहते हैं लाभांश। लाभांश, लाभ का अंश क्यों देते हैं भाई? जिन लोगों ने पूंजी लगाई है उन्होंने लगाई क्यों है? इसीलिए तो लगाई है कि ताकि उन्हें प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट दे देते हैं। लेकिन ये डायरेक्टर्स के हाथ में। अगर डायरेक्टर्स को लगता है नहीं नहीं अभी प्रॉफिट देने की स्थिति नहीं है, अभी तो हालात बहुत खराब हैं, आगे तो बिजनेस में बड़ी दिक्कतें आने वाली है, कंपटीशन आने वाला है, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो अभी हम नहीं देते, तो ना दे, अगले साल देख लेंगे या उसके बाद देख लेंगे, ऐसा वो करते हैं। तो हुआ क्या कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पैसा लगाया, ये कई वर्ष हैं, और बेचारे को इस साल कुछ नहीं मिला, अगले साल कुछ नहीं मिला, अगले साल कुछ नहीं मिला, अगले साल कुछ नहीं मिला। हालांकि कंपनी मजबूत हो रही थी, लेकिन अचानक यूं समझ लीजिए कंपनी का दिवालिया हो गया, तो बेचारा देखता रह गया। या दिवालिया नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, कुछ लोगों की हिम्मत टूट जाती है, यार इतने साल से मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो लाखों रुपए बिजनेस में लगा दिया, डायरेक्टर हमें कुछ दे ही नहीं रहे। तो ऐसे में दूध का जड़ा छाछ फूक फूक के पीता, सुना है ना? तो वही कहानी पर गौर करते हुए लोग इक्विटी शेयर खरीदना बंद करके, ना भाई पता ही नहीं चलता कब तक ना देती है, और क्या पता कंपनी डूब जाए, डूब गई तो आपका पैसा भी डूब गया। लो जी, तो लोगों ने थोड़े शेयर खरीदने कम कर दिए। फिर जो डायरेक्टर से उन्होंने दिमाग लगाया है कि मामला क्या है, तो उन्होंने क्या किया, एक और शेयर निकाल दिए, प्रीफरेंस शेयर। और जब प्रीफरेंस हो गया तो इसका नाम हो गया इक्विटी। इसको कहते हैं समता अंश। समता माने बराबर का अधिकार। ठीक है, तो जब इन शेयरों में हुई होगी दिक्कत, आई होगी, मैं तभी कह रहा हूं, अपने आधार पर कह रहा हूं, यह समझाने के लिए कह रहा हूं। तो फिर प्रीफरेंस शेयर निकले कि डायरेक्टर्स बोले लोगों से कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? कहता है जी मैंने उस सुना था उसको नहीं मिला 4-5 साल तक, तो ऐसे क्या पता हमारा पैसा भी लगा रहे और ना मिले। तो फिर कंपनी ने एक दूसरे शेयर निकाले, उनका नाम निकला प्रीफरेंस शेयर। हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार, पूर्व अधिकार। किससे पूर्व अधिकार? इक्विटी से। क्या उनको कहा लोगों को तुम्हारा मन करे तो इक्विटी खरीद लो, और अगर आपका मन नहीं करता तो आप प्रीफरेंस खरीद लो ना। बोला जी इसमें क्या होता है? कहता है जी इसमें यह होता है प्रीफरेंस शेयर्स में कि आपको 2 चीजों का पूर्व अधिकार होगा। कहते हैं वो क्या अधिकार होगा? एक अधिकार होगा कि कल को यदि लाभ हुआ तो पहले आपको मिलेगा। अच्छा,
और दूसरी बात, इनको बाद में मिलेगा, ये नहीं कहा नहीं मिलेगा, इनको बाद में। और अगर कल को कंपनी समापन पे आ गई, किसी वजह से दिवालिया या बंद करनी पड़ गई, तो पहले आपकी जो पूंजी लगाई हुई है वो पहले आपको देंगे और इक्विटी वालों को बाद में देंगे। अब आनंद आ गया लोगों को, बोले हाँ ये तो ठीक है। लेकिन इसमें जो लाभ देंगे ना, वो लाभ एक फिक्स परसेंटेज होता है। मान लेते हैं कि 10% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर उस शेयर्स पे लिखा होता है 10%, 12%, 15%। तो जिस रेट से लिखा होगा उस रेट से आप उन्हें प्रीफरेंस शेयर पे लाभ देंगे अगर कभी हुआ तो, और कंपनी का समापन होगा तो उनकी पूंजी भी पहले लौटाई जाएगी। अब इसमें भी कईयों को तसल्ली नहीं हुई, कहता जी ये क्या हुआ कि होगा तो और नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी कई कैटेगरीज निकाल दी। लो जी आप कौन सा खरीदना चाहते हैं बताइए। भाई डायरेक्टर पैसा चाहते हैं लोगों से और वो उनको संतुष्ट करके चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हिंदी में कहते हैं संचय। कम्युलेट होता है संचय, इकट्ठा होना। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद लो जी। कहता है ये क्या होता है तो प्रेफरेंस शेयर ही। अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं, फिर बाद में इनको करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को एक वोटिंग राइट का अधिकार खत्म कर देते हैं। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होगा वो कंपनी चलाने में उनका अधिकार नहीं, पैसे पहले मिलेंगे नो डाउट, लेकिन कंपनी को चलाने में, कंपनी के डायरेक्टर चुनने में, वोट देने का वो अधिकार प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैसे दे रखे हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या है, जो व्यक्ति ये वाला खरीदेगा ना उसको ये कहा गया, अगर एक साल प्रॉफिट नहीं मिला आपको, टेंशन मत लेना, आपको एक साल का प्रॉफिट इकट्ठा हो गया है, अभी नहीं दे सकते, देंगे आपको। अगर अगले साल भी नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, और यहाँ 5वें वर्ष हो जाए तो आपको पिछले 4-5 वर्ष का जो भी बनता है वो सारा देंगे। इक्विटी का नंबर तो बाद में आएगा, आपका पूरा मिलेगा। ये है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पर इसी में दूसरा है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर आप नॉन कम्युलेटिव खरीदते हो तो आपको यदि लाभ हो गया इस साल तो दे देंगे, लेकिन आगे नहीं लेके जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी ने 100 रुपए के शेयर खरीदे, 100 रुपीज शेयर प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो पहले साल 10% के हिसाब से 10 रुपए ब्याज हो गया, सॉरी ब्याज नहीं, वो क्या कहते हैं, 10 रुपए इनका लाभांश। फिर अगले साल 10 रुपए, फिर 10 रुपए, 10 रुपए, तो देखिए जाए तो 40 रुपए हो गया। और अगर अगले साल में हो जाता है प्रॉफिट तो 10 यहाँ भी हो जाएगा, तो 50 रुपए पहले इनको मिलेंगे। ये था कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में होता है सर पीछे का कुछ नहीं मिलेगा, इस साल जिस साल होगा वही देंगे। मुझे लगता है आपके समझ में आ रहा है जी, ये कौन खरीदेगा। ठीक बात है, लेकिन है तो सही दो तरह का। फिर आ गया पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये पार्टिसिपेटिंग क्या है, पार्टिसिपेटिंग ये है कि कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले जी कहीं ऐसा तो नहीं है आप थोड़ा सा तो हमें दे दो और इक्विटी को मिले बहुत ज्यादा और हमें मिले थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा चलो आपका ये भी समाधान, आपको पार्टिसिपेट करवाते हैं। पार्टिसिपेट मतलब आपको देंगे पहले 10%, ठीक है, फिर यदि लाभ ज्यादा रहा तो कुछ इनको देंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा 25% इनको दे देंगे, और फिर भी फालतू बच गया तो उसमें आपको 2%, 1% जो भी कहें जी इतना और दे देंगे आपको। इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। वो तो तय होगा कितना पार्टिसिपेट होगा, ठीक है जी। दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग, कि आपको पार्टिसिपेट नहीं मिला, जितना परसेंटेज फिक्स है वही मिलेगा, इससे फालतू नहीं देंगे जी, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा। अगला है रिडीमेबल, शोधनीय। ये क्या होता है, रिडीमेबल का मतलब होता है कि कंपनी अपने जीवन काल में जब इन लोगों का पैसा वापस दे दे। देखिए इक्विटी का पैसा कंपनी वापस नहीं देती, मतलब अगर कंपनी के आपने इक्विटी शेयर खरीद लिए और आपको कुछ दिन बाद आनंद नहीं आया और आप कंपनी को कहो सर ये तो अपने शेयर उल्टे ले लो, आनंद नहीं आ रहा, हमारे पैसे उल्टे दे दो, कंपनी नहीं देगी। हाँ स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में आप किसी और को बेच दो,
वो किसी और को भेज दे, ये चलता रहेगा, लेकिन कंपनी जिम्मेवार नहीं है पैसे देने की। अब प्रेफरेंस के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में होता है कि एक लिमिट तक, एक टाइम तक आपको जैसे रखने के बाद आपके पैसे वापस दे देंगे। जैसे मान लो उन्होंने कहा जी 10 साल का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देते हैं आपको, तो 10 साल तक तो कंपनी जिम्मेवार नहीं है आपके पैसे देने के। अगर आपको 10 साल से पहले शेयर बेच के पैसे चाहिए तो किसी और को भेज दो, वो किसी और को भेज दे। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होगा वो कंपनी के पास जाएगा, सर आपके हिसाब से 10 साल हो गए, ये पकड़ो और हमारे पैसे दे, तब दे देगी। इसको कहते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल, जिसका जीवन काल में पैसा ना लौटाए, मतलब समापन पर ही होगा। हालांकि ऐसे शेयर्स नहीं बेचते, लेकिन ये लिखा हुआ है रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब है कन्वर्टिबल, कन्वर्ट करना। किसी को लगा कि प्रेफरेंस भी ठीक है लेकिन सबसे अच्छा इक्विटी लग रहा है, और वो कहता है जी इक्विटी कैसे करें। कंपनी डायरेक्टर समझ गए ये बंदा चाहता है शेयर खरीदना लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ है, तो कहते हैं चलो आप कन्वर्टिबल खरीद लो। कहते हैं ये क्या होता है? पहले तो आपका रहेगा प्रेफरेंस शेयर, और एक निश्चित समय के बाद आपका मन करे तो आप इसके प्रेफरेंस शेयर खरीद लेना, सॉरी इक्विटी शेयर। आपके शेयर्स को हम इक्विटी में बदल देंगे, आपको मालिक बना देंगे इक्विटी शेयर का। और ना करे तो अपने पैसे उल्टे ले लेना टाइम पूरा होने के बाद, वो जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब। और 3 साल बाद आपको कहीं रखा है, अगर आप मन करे तो आप शेयर्स खरीद लीजिए, जो भी टाइम रखें, 3, 2, 5 जो भी। दिस इज कन्वर्टिबल। ठीक है कि अभी तो आप प्रेफरेंस शेयर रखो और बाद में आपको इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये कन्वर्टिबल होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल क्लियर हो गया, जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। कन्वर्टिबल भी 2 तरह का होता है, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्शियली कन्वर्टिबल। फुल्ली मतलब जितने रुपए के शेयर हैं उतने रुपए के आपको इक्विटी शेयर दे देंगे। और पार्टली कन्वर्टिबल, पार्शियल कन्वर्टिबल, तो पार्टली कन्वर्टिबल जो होता है उसमें होता है ना जी पूरे के नहीं देंगे, सिर्फ 60% के देंगे, 40% तो आपके पैसे ही पकड़ाएंगे हम, 60% आपके शेयर में। ऐसा क्यों करते हैं? अगर ये फुल्ली कन्वर्टिबल कर दे, हो सकता है लोग इक्विटी ही ना खरीदें, वो कहें शुरू में कंपनी चलती नहीं, शुरू में खरीद के बैठ जाओ प्रेफरेंस शेयर, शुरू में आपको लाभ मिलता रहेगा, जब दिखे कि कंपनी मजबूत हो गई और अच्छा कमाने लगी है तो आप शिफ्ट हो जाना इक्विटी शेयर्स में। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर्स को जो शुरू में खरीदते हैं उनको थोड़ा सा ये देने के लिए कि भाई आपको बेनिफिट रहेगा, तो क्या करती है, फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं देती। मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं देते, मतलब फुल्ली भी होते हैं और पार्टली, वो तो डिपेंड करता है कंपनी कौन से इश्यू करना चाहिए। ऐसा कोई धक्का नहीं है कि वो फुल्ली कन्वर्टिबल इश्यू करे, करे तो करे, ना करे ना करे। तो पार्शियली कन्वर्टिबल भी होता है और फुल्ली कन्वर्टिबल भी होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का जो डिफरेंस था, वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके बेटे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। काफ़ी स्लो पढ़ाया लेकिन ज़रूरत थी ताकि आप इसका बेस समझ सकें। ठीक है, साथ के साथ काम करते रहें। बाय बाय, फिर मिलते हैं।